नमस्कार साथियों, एडिजोल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई। अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो भारत की सौर ऊर्जा में बहुत बड़ा एक पहल आई है कि मतलब लक्ष्य टारगेट से पहले ही पूरा हो गया। ऐसा ये लेखक बता रहा है कि 110 गीगावाट 2025 तक पूरे हो गए। RS मेंस के पेपर सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, पवन, सौर ऊर्जा जैसे अपन देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं और नवीनीकरण अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में है, जिसको अपन प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा अपन पैरेलल टॉपिक लेकर चलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अपन उसका एक व्यवसाय मैनेजमेंट के रूप में जो निगम आसार नीति के नाम से जाना जाता है। कोई भी अगर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसको लेकर कोई रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और उसके जो फेस जो चैलेंजेस जाते हैं उसको फेस आउट करने के लिए या सॉल्यूशन करने के लिए क्या उपाय करते हैं, उसी लिए ये निगम आचार नीति लेके आता है, जिससे एक मैनेजमेंट और प्रबंधन के रूप में अपन पढ़ेंगे। चलते हैं अपन कि भारत की सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक छलांग लगाई। कारण क्योंकि अभी हाल ही में बता रहे हैं कि 110 गीगावाट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य पूरा किया है। उसका महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े और देखा जाए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2025 तक भारत ने 110 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य पार रखा और इसी के साथ ये तीसरे स्थान पे भारत पहुंच गया। पहले चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद जापान है, उसके बाद ब्राज़ील है चौथे 5वें स्थान पे, और जापान से पहले 110 गीगावाट है भारत जो तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अपन आगे और फैक्ट याद रखें ताकि भूमिका बनाते समय एग्जाम में 2014 के भारत में सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गीगावाट के आसपास थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 24 तक 10 वर्ष हो गए। पिछले 10 वर्षों में अगर मान लो 110 गीगावाट छलांग लगा रहा है, इसके पीछे ऐसा क्या है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण आपको फैक्ट याद रखना कि कभी भी अगर ऐतिहासिक निर्णय होता है या कामयाबी जल्दी मिलती है इतने बड़े लेवल पे, तो आपको याद रखना कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी अच्छी है। ये हमेशा लाइन आप लिख सकते हैं। लोगों में जागरूकता ज़्यादा आई है, लोगों को पास रिसोर्सेज पहुंचने में आसानी हुई है, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। अगर मान लो अपन स्वस्थ शौचालय की बात की जाए या अगर स्वस्थ भारत मिशन की बात की जाए तो वो इतना कामयाबी इसलिए हो पाया कि हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग और आसपास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तब जाके वो कामयाबी हुआ। तो जब भी मान लो कोई स्टेटमेंट आया कि ये क्रांतिकारी हुआ तो उसमें जनता का पार्टिसिपेट हुआ है, जनता का रोल हुआ है, तभी वो कनेक्टिविटी यहाँ आसान हुआ है। नहीं अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो अपन को ये जब भी अगर ऐसा अवसर मिले कि ऐतिहासिक जीत हुई है, ऐतिहासिक में पीपल टू कनेक्टिविटी अच्छी थी, पीपल टू पीपल पार्टिसिपेट अच्छे थे, है ना, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन था, कनेक्ट थे, इसीलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया। भारत की सौर क्षमता 30% औसत वार्षिक दर हुई है, मतलब औसत वार्षिक दर 30% से योगदान है सौर ऊर्जा का। अगर मान लो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत सौर ऊर्जा में 134 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करता है। तो कितनी बड़ी फैक्ट है। अब इसका यूज कहाँ करें? सबसे बड़ा कोई भी अगर मान लो 10 नंबर का पर्सन आए, भारत की सौर ऊर्जा की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ बताओ, तो आपको ये यूज करना कि भारत की सौर ऊर्जा होती थी। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 134 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करने में सफल है भारत, जिसका कारण कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा जैसे को योगदान दिया जा रहा है। फिर आपके उपलब्धियाँ पूछ रहे तो उपलब्धि लिखो, भूमिका 2 लाइन बढ़ाने की बात, इसीलिए इसको भूमिका में या कहीं भी मुख्य बिंदु में उपलब्धि मात्र, अगर मान लो उपलब्धि आ रही है तो उपलब्धि में कोई नवीनीकरण ऊर्जा आ रहा है तो वहाँ पे सौर ऊर्जा ले लो, पवन ऊर्जा ले लो, हैं, और तापीय ऊर्जा ये ले लो, और रिसोर्स ले लो, कृषि के क्षेत्र में ले लो, हैं, कि सभी का योगदान होने की वजह से ये हुआ है। पवन, सौर ऊर्जा, है, जल विद्युत ऊर्जा जैसे स्रोतों को लेकर ये बात हुई है, तभी जाके ऐतिहासिक छलांग हो गई। अगर भौगोलिक परिस्थिति आए तो भौगोलिक परिस्थितियाँ सभी राज्यों की अलग अलग होती है, लेकिन राजस्थान, गुजरात ले लो, तापमान अधिक, अत्यधिक ऊर्जा, पश्चिमी राजस्थान ले लो आप, इसीलिए सौर ऊर्जा उत्पादन। तटीय पवन ऊर्जा की बात की तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात जैसे एक पवन तटीय ऊर्जा आसानी है।
है ना। तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का अनुमान अलग अलग फैक्ट के साथ, कीवर्ड के साथ आपको एग्जाम में के एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। सौर ऊर्जा के बारे में पूछा, आप लिख के आ रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, कीवर्ड पे ध्यान देना होता है। आगे चलते हैं, विश्लेषण के कारण की बात की, भाई इतनी सौर ऊर्जा मिशन सफल होने का कारण क्या है। अगर ये इसकी बात की जाए तो पहला नीतिगत, आपको इस तरह लिखना होता है। ये जो कीवर्ड है ना, इस तरह आपको याद भी रहा, नीतिगत। दूसरा तकनीकी, निवेश, ग्रामीण विद्युतीकरण। अगर मान लीजिए नीतिगत समर्थन सरकार की राष्ट्रीय सौर ऊर्जा की बात की जाए, पीएम याद की जाए, भाई पीएलआई योजना की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, रूफटॉप सोलर स्कीम की जैसे कार्यक्रम की बात की जाए, तो ये नीतिगत समर्थन है। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस गई है, लोगों को तक जगाया है, लोगों के द्वारा योजना का लाभ पहुंचाया है। जैसे कोई मान लो 125 गीगावाट बिजली फ्री दे रहा है, तो ऐसे दी हवाबाजी में पहले योजना आई होगी, लोगों को जो कार्यक्रम किया होगा, फिर उसके बैंक के खाते में पैसे गए होंगे, फिर उसको खरीदने के लिए मजबूर किया होगा, है। तो ये क्या है, ये नीतिगत समर्थन है। तो आपको इस तरह आपको याद रखना है, ताकि एग्जामिनर के ध्यान में कीवर्ड याद रहे। कौन कौन से, नीतिगत समर्थन, जो सरकार की राष्ट्रीय सौर मिशन, पीएम योजना, पीएलआई योजना, उज्ज्वला योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम जैसे कार्यक्रम। तकनीकी की बात की जाए, तकनीकी आत्मनिर्भर, भारत में घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर दिशा में तेजी से कदम। भारत में सोलर मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई भी व्यापारी को या अडानी को ले लो, ज़मीन दी होगी, वहाँ वर्कर लगाए होंगे, वहाँ टेक्नोलॉजी आई होगी, तब जाके ये तकनीकी आत्मनिर्भर भारत बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा पॉइंट, निवेश और पीपीपी मॉडल, प्राइवेट मॉडल को लिया, सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको मॉडल भागीदारी निभाने के लिए भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा ने बिजली वंचित क्षेत्रों में सुलभ, जिसके पास बिजली नहीं थी तो उनको डायरेक्ट सोलर से जोड़ा। भाई आप पैसे बिल नहीं भर पाते तो आपको ये ले लो, उसके लिए क्या सोलर पैनल लगाए गांव में, हैं। बायोमास जैसे ऊर्जा को, क्या नवीनीकरण ऊर्जा से अगर लिखना हो तो गाँवों में बायोमास ऊर्जा को सफलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह आपको पॉइंट याद रखना, कौन कौन से, नीतिगत समर्थन, तकनीकी आत्मनिर्भर, निवेश और पीपीपी मॉडल, और ग्रामीण विद्युतीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में बात की जाती है। आगे चलते हैं कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में सहायक बात है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा की बात की, सौर ऊर्जा की बात की, भारत इतना आगे कैसे बढ़ रहा है तेजी से। पिछले 10 वर्षों में इतनी बड़ी सफलता 2.6 या 3% गीगावाट 2014 में था, आज वो 110 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कामयाब हुआ। कैसे, तो ये परिस्थितियाँ होती है कैसे, जैसे आपको पहला पॉइंट लिखना भौगोलिक परिस्थिति तत्व, फिर आपको सकारात्मक भूमिका लिखनी, फिर नकारात्मक बाधक भी लिखना साथ में, जिससे एग्जामिनर का व्यू और क्लियर हो जाए कि इस बंदे की जानकारी बहुत सही है। सूर्य प्रकाश, सौर ऊर्जा बोलते हैं अपन, या सूर्य किरणें बोलते हैं, कि भारत में 300 दिन लगभग धूप रहती है, पश्चिमी भारत के आसपास, गुजरात, राजस्थान। अगर मान लो आपको ये लिखते टाइम में आपको सलाह कि बाधक भी पूछ रहा साथ में, तो बाधाएं कौन सी होती कि मानसून में सौर उत्पादन घट जाता। मान लो लगातार बारिश हो रही है तो क्या हुआ, धूप आई नहीं। अगर धूप नहीं आएगी तो सोलर पैनल कैसे बिजली उत्पादन करेंगे, है ना, सौर किरणें से ही होता है तापमान। तो ये आपको बाधक लिखना। दूसरा पॉइंट, पवन, तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पवन ऊर्जा अनुकूल। कुछ मान लो अंदर वाले भाग में जैसे एमपी है, बिहार है, वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन तटीय इलाकों में आसपास पवन ऊर्जा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे में पवन तटीय ऊर्जा आसानी है। तो आपको ये फैक्ट एग्जाम्पल के साथ लिखना है कि पवन ऊर्जा कहाँ कहाँ संभावना है, इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है कि बहुत सारे राज्यों का पार्टिसिपेट होता है, जनता के साथ साथ राज्य भी पार्टिसिपेट करते तभी तो आगे बढ़ते। तो आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र की बात की जाए तो थार रेगिस्तान में विशाल सौर संभव धूल, ताप पैनल को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लो रेगिस्तान की क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ तापमान अधिक है, बड़े बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज़मीन बहुत बंजर भूमि है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या है, वहाँ तापमान पैनल को नुकसान पहुँचा सकेगा। अधिक तापमान, यहाँ आंधियाँ ज़्यादा आती है, वहाँ लू ज़्यादा चलती है, जैसे लू है ना,
वो ज़्यादा चलती है। तो तापमान, सोलर पैनल जैसे उखाड़ के आगे पे नुकसान हो सकता है, वो लगाना कठिन होता है वहाँ पे। चौथा पॉइंट, अगर जल स्रोत की बात की जाए, नवीनीकरणीय ऊर्जा के संभावना की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। सौर ऊर्जा के अलावा भी पॉइंट है, तो आपको ये लिखने हैं। कहाँ पे? नवीनीकरणीय ऊर्जा के भौगोलिक परिस्थितियों में सहायक बाधक। जल स्रोत की बात की जाए तो छोटे जल विद्युत की संभावना, बड़े हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर्यावरण की चिंता है। जैसे अगर मान लो राजस्थान पानी भी नहीं है, वहाँ अगर बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट या छोटे लगाए तो पानी कहाँ से? आगे पानी पीने के लिए नहीं है। तो ये आपको जल स्रोत की भी बात कर रहा है, लाभ भी बता रहा है कि बड़े नुकसान भी बता रहा है। कृषि भूमि की बात की जाए तो बंजर भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र संभव है, लेकिन कहीं कहीं खेती की भूमि का विवाद बढ़ता है। तो आपको ये 5-6 पॉइंट है, आपको ये इस तरह लिखना है। और आपको सौर ऊर्जा के समर्थन में अगर कारण लिखना है तो आपको नीतिगत, तकनीकी, निवेश, ये सारे पॉइंट आपको लिखने, जिससे आपका एग्जामिनर का ध्यान आसानी से जाएगा और आपको कामयाब नंबर देने में वो हिचकिचाए नहीं, जल्दी नंबर आपको देने में टूट पड़ेगा। तो ये आपकी जो इस तरह लैंग्वेज होती है या इस तरह फॉर्मेट होता है, आप भौगोलिक तत्व लिख ले, सकारात्मक लिख लिया, अगर भले 5 नंबर में पूछ लेना, अगर इस तरफ लिखते हैं तो हम कॉपी भरने में आसानी है, समय भी मिलता है। अपन इस तरह लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो फिर कॉपी जल्दी भर जाती है। अपन ये कहते हैं लिखने का पेज कम पड़ रहा है, नहीं, फॉर्मेट को आप सही ढंग से। अब असली मकसद क्या है? अपना फॉर्मेट तैयार करना। पढ़ तो रखा है, नॉलेज है, नॉलेज के बाद भी अगर नंबर कम आ रहा है तो अपनी फॉर्मेट्स को चेंज करो। कि आरपीएससी अगर 5 नंबर में इस तरह पूछ रही है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही है कम शब्दों में, तो आपको फॉर्मेट चेंज करो, इस तरह लिखो हमेशा लंबाई में, हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ध्यान और पढ़ने में आसानी होगी। जैसे मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया, एक तरफ सकारात्मक पहल और एक तरफ नकारात्मक पहल, तो भौगोलिक तत्व तो आसान हो गए। तो आप फॉर्मेट को चेंज कीजिए, जैसे रिसर्च कीजिए, ये प्रश्न आया, मैं इसमें कम शब्दों में, कम लाइनों में अधिक बातें कैसे लिखूं, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। आगे चलते हैं। अपन मैनेजमेंट के टॉपिक की बात की जा रही थी कि मैनेजमेंट जो टॉपिक है, जो उसके रिलेटेड पढ़ते आ रहे हैं, तो आज अगला जो जो अगली हैं बातें हैं वो है निगम आसान नीति के तत्व क्या होते हैं। अगर मान लो कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ नीति तत्व होगा। जैसे नैतिक मूल्य के दृष्टिकोण, कोर वैल्यू इंटीग्रिटी कौन कौन सी होती है? सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता और भरोसेमंद व्यवहार, उसको बोलते हैं नैतिक मूल्य दृष्टिकोण। दूसरा है लीगल कंपाइलेशन, मतलब अनुपालन करना, सभी नियामक कानून मानकों को पालन, जैसे CSR, पर्यावरण जैसे कानून को फॉलो करना। तीसरा है हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व। मान लो मैं कोई कंपनी बिस्किट बना रहा हूँ, तो मैं जो कस्टमर है उनके ग्राहकों को विश्वास जीतूंगा, मैं उनके लाभ को ध्यान में रखते हुए बेनिफिट देखूंगा, न कि मैं उनको हार्मफुल पहुंचाऊंगा। ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, समाज के प्रति, सभी के प्रति मेरे कंपनी में काम करने वाले स्टाफ, जो सेलर कर रहा है वो, और जो जिस घर तक जा रही है उसके तक में हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हो। जैसे टाटा ने छोटे स्टाफ से लेकर बड़े उद्यमपति, घर से लेकर बाजार तक सभी का विश्वास जीता है मूल्य में, तब आज टाटा का वैल्यू है। भ्रष्टाचार और हितों के टकराव से बचा, भ्रष्ट आचरण, उपहार, रिश्वत जैसे टकराव की स्पष्ट नीति को बसाना। गोपनीयता, सूचना, जिम्मेदार। मान लो कोई भी, मैंने अमेजोन पे मान लो बुक किया, अब वहाँ मेरे डाटा पड़ा है और उसने अमेजोन ने किसी और को बेच दिया, एप्पल वाले को, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ, उसको तो पैसे मिल गए। तो ये डेटा प्राइवेसी, गोपनीयता, सूचना का जिम्मेदार उपयोग, आपकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। छठा पॉइंट, शिकायत निवारण तंत्र। कोई भी विसल ब्लोअर जैसे नीति है, आंतरिक जांच समितियाँ है, इनका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। शिकायत निवारण तुरंत होना चाहिए। जैसे आंतरिक जांच कमेटी, अगर मान लो जिस कंपनी में 10 से अधिक मेंबर है, तो वहाँ पे महिला के जो शिकायत निवारण के लिए है, वहाँ पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई जाएगी, कंपलसरी किया हुआ है ना। विसल ब्लोअर नीति, ये क्या होता है? कोई भी मान लो शिकायत करता है गोपनीयता, तो उसकी जो शिकायत करता है कि उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, बताया नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर नीति। सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण, CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये बातें करता है। तो आपको इस तरह कीवर्ड याद रखना, किसमें?
व्यवसाय नीति के साथ, जो बिजनेस में अपना पार्ट में है व्यवसाय, उसी के रिलेटेड ये निगम आसान नीति तत्व है। तो आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं कि चैलेंजेस, जो इसका चैलेंजेस क्या है। चैलेंज क्या है कि लाभ पर अत्यधिक केंद्रित, कई कंपनियां नैतिकता से अधिक लाभ प्राथमिकता देते हैं। नेतृत्व की नैतिकता विफलता की बात करता है। नीति और व्यवहार में अंतर की बात करता है। नैतिक प्रशिक्षण की कमी की बात करता है। गोपनीयता, डेटा सुरक्षा की बात करता है। कथित CSR बनाम वास्तविक CSR की बात करता है। की चैलेंजेस की बात की जाए तो लाभ पर अत्यधिक केंद्रित, जैसे कई कंपनियां नैतिकता अधिक लाभ प्राथमिकता, कोई ज़्यादा कंपनियां लाभ के चक्कर में रहती है तो ग्राहक की हितधारकता, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखता। तो आपको ये कह रहा है सबसे बड़ी चैलेंज है कि लाभ पर अत्यधिक केंद्रित करता है, न कि ग्राहकों पे, न कि सुविधाओं पे, न कि जवाबदेहिता पे ध्यान केंद्रित करता है। नेतृत्व नैतिकता विफलता होता है। नेतृत्व सत्यनिष्ठा, कोर जो वैल्यू है वो भूल जाता है कि मैं जिस उद्देश्य से लाया गया था वो तो भूल के मैं दूसरा काम करने लग गया। नीति और व्यवहार में अंतर, आप कथनी और करनी की जो बातें होती है उसी पे लागू होती है। नीति और व्यवहार में जो आप पॉलिसी बनाते हैं, क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों में, इसीलिए कह लें कि बड़ा चैलेंज है। नैतिक प्रशिक्षण की भी, जो कर्मचारी आपके पास काम कर रहे हैं, क्या आपने उसको वैल्यू शिक्षा दी, क्या आप उसको ट्रेनिंग दी कि जल्दी में निर्णय कैसे लिए जाए। गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, आपने जो डाटा लिया क्या उसका प्राइवेसी मेंटेन रखा या किसी को बेच दिया। कथित CSR बनाम वास्तविक CSR, केवल ब्रांडिंग साधन बनाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। CSR को काम के लिए लाया गया था। तो आपको मैंने इस तरह टॉपिक डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन। शेयर कीजिए, अच्छा कंटेंट है, और आगे भी इस तरह फॉरवर्ड कीजिए जिससे पढ़ने में आसानी हो और लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिशनल डिस्कशन के साथ।